हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम दुबे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। गॉस थ्योरम के कुछ और एप्लीकेशंस रह गए हैं जो आपको मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए और समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस के बाद जो अगला एप्लीकेशन है वो हम टू पैरेलल प्लेट्स लेंगे जो अपोजिट चार्ज होंगी, उनके इन बिटवीन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे और आउटसाइड पॉइंट पर। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए भैया, इसमें मैंने आर्टिकल जो लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन एंड आउटसाइड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल अपोजिट चार्ज प्लेट्स। ध्यान रखना, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया है अपोजिट चार्ज प्लेट। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर आर टू प्लेट्स पैरेलल है, एक सिंगल प्लेट ये है और एक ये प्लेट है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज। सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। मैं आपको यहाँ एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आगे एक टॉपिक है कैपेसिटर, उसमें पढ़ाऊंगा मैं, उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब दो प्लेट्स आमने सामने पैरेलल रख दी जाती हैं तो वो एक सिस्टम बनाती हैं जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर का काम करेगा आगे, इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन की जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे, उसका आगे यूज होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस जगह और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने लेट कर लिया, दोनों में इक्वल चार्ज है, यानी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। यहाँ मैंने सिग्मा क्या लिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम दो जगह पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट कोई इन बिटवीन है और एक पॉइंट आप आउटसाइड। ये इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, रिजल्ट एक जैसा आएगा। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, इधर भी एक पॉइंट ले लीजिए आर, पी, क्यू और आर। तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना चाहेंगे। यूज करेंगे गॉस थ्योरम का, एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ है, इस पर नेगेटिव, इसका अपोजिट भी कंसीडर कर लेंगे तो भी रिजल्ट उसी तरह से निकालेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आया है। जस्ट इससे पीछे मैंने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ये पिछला आर्टिकल बता चुका हूं मैं आपको। रिजल्ट आया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, शायद आपको याद हो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, साइन पर डिपेंड करेगी। जैसे मैं यहां पर बात करूं, फर्स्ट प्लेट का जो फील्ड होगा उसे E1 नाम देंगे और फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज है तो आपको बताया है, मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है, अपोजिट रहती है। तो ये अपोजिट टू पॉजिटिव चार्ज E1 होगा। नेगेटिव चार्ज प्लेट अगर है तो इसके टुवर्ड्स खुद आती है तो ये E2 लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जो E1 है वो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो E2 है वो इस प्लेट की वजह से है। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ इंडिकेट किया है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू प्लेट है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि दोनों फील्ड इन बिटवीन पॉइंट लेने पर सेम डायरेक्शन में है। अगर यही क्यू पर चेक करते बाय द वे तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो E1 यहां जनरेट होगा
वो इस प्लेट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन निगेटिव की वजह से जो E2 जनरेट होगा वो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होगा, तो ये डायरेक्शन है। ये देखिए दोनों E1 E2 Q के लिए अपोजिट है। ऐसे ही R पॉइंट पे बात करूं, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका फील्ड E1 इस तरफ काम करेगा, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, इसका फील्ड E2 इस तरफ काम करेगा। आइए हम नेट फील्ड निकालना चाहेंगे। तो देखिए पहले ये E निकला है, किसी भी प्लेट के लिए हो सकता है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन वाइज। तो जो E1 होगा वही E2 होगा, इसलिए क्योंकि मैंने चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल ले ली है। अगर हम अपोजिट कुछ और लेते, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे लेते, तो वो सफिक्स यहां पर यूज किए जाते। आइए हम नेट फील्ड प्राप्त करना चाहेंगे। नेट फील्ड एट पॉइंट P इन बिटवीन प्लेट्स, इन बिटवीन प्लेट्स। आइए देखते हैं। तो E इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए दोनों ही फील्ड एक डायरेक्शन में है, इसलिए इनको E1 प्लस E2 करेंगे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर आप ऐड कर ले रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका इन बिटवीन प्लेट्स। अगर पॉइंट हम इन बिटवीन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। फिर एक बार समझ लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसलिए इसका फील्ड प्लेट से अपोजिट इंडिकेट कराएंगे E1, और निगेटिव चार्ज है इसलिए इसका फील्ड प्लेट की तरफ रहेगा। दोनों की चार्ज डेंसिटी आपने इक्वल ले ली है, सिग्मा सिग्मा। अगर आप चाहते तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी ले लेते, तो यहां पर रिजल्ट में अंतर आ जाता है, यहां सिग्मा 1 और यहां सिग्मा 2 यूज होता, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो हम एक बार इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप ले रहे हैं तो देखिए फिर E1 E2 बदल जाएंगे। फिर क्या होगा, पहले E1 निकालेंगे तो सिग्मा 1, फिर E2 निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। नेट निकालने की डायरेक्शन डिपेंडेंट है चूंकि, तो सेम रहेगा डायरेक्शन, तो यहां पर बस सफिक्स हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो फिर हम इस तरीके से लिख देंगे। अब इस जगह हम मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्या, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, लेट कर लिया है मैंने इस बात को। तब फिर जब सिग्मा सिग्मा रख दोगे कैंसिल होकर के इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं अवे फ्रॉम द प्लेट्स, चाहे इस तरफ आउटसाइड चाहे उस तरफ आउटसाइड। तो एट आउटसाइड पॉइंट एज Q और R, आप इन दो में से किसी भी पॉइंट पर ले लें, या तो Q पर ले लें या फिर R पर ले लें। तो पहले जैसे Q की हम चेक करके देखते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड क्या आएगा देख लीजिए आप। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वही बात फिर हम कहें, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, लेट कर लो इसको सिग्मा, तो फिर E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर E इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यही काम R के लिए फाइंड करेंगे तो वहां भी 0 होगा, क्योंकि E1 E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। इस एप्लीकेशन के बाद एक और एप्लीकेशन है, वो हम एक स्फेरिकल सेल लेंगे, जो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल होगा, हॉलो सेल कंसीडर करेंगे। उसके आउटसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर और एट द सरफेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करेंगे, यूज करेंगे गॉस थ्योरम का ही। आइए उस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, कॉपी पे नाम निकाल ही चुके होंगे नोट्स बनाने के लिए। मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, ये भी अगला आर्टिकल है, एप्लीकेशन है इसी का, गॉस थ्योरम का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब हम स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल सेल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल अभी कंडक्टिंग सेल के लिए सॉल्व हो रहा है,
नॉन कंडक्टिंग के लिए आगे बताऊंगा मैं आपको, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों में रिजल्ट में अंतर पड़ता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए। कंडक्टिंग के लिए भी बात करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आप एक कोई सेल है, सेल मतलब हो गया जैसे कि बॉल होती है, हॉलो बॉल है ना, अंदर सब खाली है, केवल एक स्फीयर की तरह है। तो ये सेल है, इसकी आप रेडियस को कैपिटल आर ले लीजिए। टोटल इस पर चार्ज हमने ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप नेगेटिव ले सकते हैं। इसके 3 केस डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड द सेल, एक पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द सेल और एक पॉइंट इनसाइड। तो आउटसाइड P ले लिया, एट द सरफेस पर Q कह दीजिए और यहां पर P डैश कह दीजिए। ये डिस्टेंस आप R ले लीजिएगा। यहां पर हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या लिया, एक स्फेरिकल सेल है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, स्मॉल q इसकी वैल्यू है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। एक एक केस की बात करते हैं। पहला केस जो हमें बताता है, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट P। हम सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं। जब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वहां पर एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होना कंपलसरी है। अगर गॉसियन सरफेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा पहले से, तो हमें एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, ऐसे एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, इसकी रेडियस इतनी है जितनी ये डिस्टेंस थी, ये रेडियस r का एक गॉसियन सरफेस बन गया। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस के बिना आप गॉस थ्योरम यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ट्रेस कर दिया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। इस पॉइंट पर हम यूज करना चाहते हैं गॉस थ्योरम। तो देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों चीजें हमें यहां रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। आप गौर से देखिए, जो एरिया वेक्टर होता है वो भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इस गॉसियन सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इस तरीके से dA बनेगा, ये एरिया वेक्टर एलिमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इस तरीके से ये दोनों स्फीयर के लिए आपस में पैरेलल आ गए हैं। E और dA के बीच का एंगल 0 बन गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फील्ड निकालना हमारा टारगेट है। स्टार्टिंग करेंगे फ्लक्स के फार्मूले से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, एक चीज और ध्यान रखिए, होता क्या अक्सर मैंने देखा है बच्चे कोई भी आर्टिकल है या डेरिवेशन है प्रिपेयर कर तो करते हैं, याद होता है उनको, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं लिखने, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग नहीं याद आती है कि ये टॉपिक स्टार्ट कहां से किया जाए। तो स्टार्टिंग करने के लिए आप ध्यान रखिए, हमेशा हर आर्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट स्वयं तैयार रखिए। होता क्या, लोग सामने आगे जो बच्चा बैठा होता है उसको ऐसे कंपास से ऐसे हिट करते, कहते भैया भैया जरा बताओ यार ये वाला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कहां से होगा, बात बाकी तो हम कर लेंगे। तो ध्यान रखिए स्टार्ट पॉइंट आगे वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा स्टार्टिंग याद रखें, खुद से तैयार रखें कि हमें इस आर्टिकल को स्टार्ट कहां से करना है। तो जैसे हमने कहा इस चैप्टर में जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, उनमें मैं हर एक क्वेश्चन में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले से करते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस E डॉट dA। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। हमेशा ज्यादातर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको स्टार्ट करते फिर सिंप्लीफाई करते करते चले जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के हम लोग। तो फाई इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए, E और dA दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो E dA cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है भाई, 1, तो इसलिए ये बन गया आपका E dA। ये है हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना, हमारा टारगेट है E निकालना। तो देखिए फाई इज इक्वल टू, E बाहर कर दीजिएगा, dA मतलब हो गया इस एलिमेंट का इंटीग्रेशन मतलब फुल वैल्यू। तो फुल अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर। सर्कल में पाई r स्क्वायर होता है, ये कंफ्यूजन हमेशा
अपना दूर रखिएगा कि सर्कल मत समझिए, स्फीयर है। तो डीए की जो टोटल वैल्यू होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से, और स्मॉल आर जिस पे हम सरफेस ले रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फ्लक्स निकल के आ गया है। एक बात, अभी तक हमने कहीं गॉस थ्योरम नहीं यूज की है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था। अब हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, जब हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। गॉस थ्योरम कहता क्या बताओ, कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इसको यहां यूज कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये पुट करते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या निकल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आएगा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है स्फेरिकल चार्ज, मतलब सेल एट आउटसाइड पॉइंट, न्यूटन पर कूलम। एक रिजल्ट तो ये बना, इसको दोबारा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, एक हमें स्फेरिकल सेल लेना है जिसकी कैपिटल आर रेडियस है, ओ सेंटर है। इस स्फेरिकल सेल पर स्मॉल क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली है। इस सेंटर से कहीं बाहर एक पॉइंट स्फेयर से लेना है। एक बार आगे डिस्कस करूंगा सेकंड केस में कि एट द सरफेस लेना है पॉइंट, और एक बार आपको इनसाइड पॉइंट लेना है। तो 3 पॉइंट लिए, पी, क्यू और पी डैश। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप एग्जाम में लिखिएगा किसी आर्टिकल को, कोई डेरिवेशन अगर है तो डेरिवेशन के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिए। पहली चीज होती है लैंग्वेज लिखना, थोड़ा सा, जैसे लेट अस कंसीडर small q charge uniformly distributed at spherical cell of radius capital R whose center is O. We want to find electric field at outside point P and at the surface Q and inside point P dash। ऐसे जो लैंग्वेज लिखते हैं, ये डेरिवेशन की एक्सप्रेशन के लिए, तैयार करने के लिए, ये एक तरीके से बॉडी का काम करता है। और जो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो डेरिवेशन है, ये उसकी आत्मा है, यानी सोल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर केवल आत्मा है तो उससे भी लोग डर जाते हैं, और केवल शरीर है तो किसी काम का नहीं। जब शरीर आत्मा में शामिल होता है तो वो उपयोगी होता है। इसलिए कोई भी डेरिवेशन केवल ऐसे रफली छोड़ देना ठीक नहीं है। केवल लैंग्वेज लिखी हो, डिराइव न किया गया हो तो भी ठीक नहीं है। लैंग्वेज प्रॉपर लिखी जाए, उसके बाद ये डेरिवेशन किया जाए। मैं लैंग्वेज बार बार यूज नहीं कर रहा हूं, आप सेल्फ बना लीजिएगा, अपने आप से बनाकर लिखिएगा, तभी इस आर्टिकल को पूरा कंप्लीट करिएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं मेन चीज समझा रहा हूं। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक चीज तो ये आ गई, लेकिन अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको लिखना चाहें तो इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। हाँ, एक बार मैं दोबारा समझाना चाहता था आपको। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कोई भी आर्टिकल गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। मोस्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, जो कि फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए होता है। ई डीए दोनों चाहिए होते हैं मुझे, उनकी डायरेक्शन बीच की चेक कर लीजिएगा। हम लोग ज्यादातर सिंपलीफाइड केस के लिए जीरो एंगल यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो cos जीरो वैल्यू 1, तो ई डीए बनेगा, ई बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। डीए मतलब होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया उस वाले स्फेरिकल सेल का लेंगे जो गॉसियन सरफेस है उसका। तो यहाँ गॉसियन सरफेस ये बाहर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे। तो फिर एक रिजल्ट ये आया है। फाई की वैल्यू हमने पीछे आपको गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ाई। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, नेट फ्लक्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। इन दोनों को जब आप इक्वेट कराएंगे, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। अब हम यहां पर रिजल्ट के लिए थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो ये फार्मूला यूज होगा ही होगा, एक हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ यूज कर रहे हैं। तो आपको जानकारी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो चार्ज अपॉन एरिया होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया का मतलब हुआ जिस सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कोई भी एरिया कहीं का ये वाला एरिया यूज नहीं होगा, अंदर वाला यूज होगा, क्योंकि चार्ज आपने कहां डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस स्फेरिकल सेल पर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर वाली रेडियस का स्फीयर कंसीडर करेंगे, उसका एरिया लिखेंगे, उसका एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां मिस्टेक ना करिएगा, स्मॉल आर नहीं यूज करेंगे। ये जो स्मॉल आर है वो गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस है,
लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे किया आपने, जो स्फेरिकल सेल ली थी उसकी रेडियस कितनी लेट की है हमने, कैपिटल आर, इसलिए ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 पाई सिग्मा और आर स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू उठा करके, ये सपोज करिए 3 इक्वेशन है, इसको 4 ले लीजिए, यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अब आप कर दीजिए इसको, तो देखें जरा क्या पहुंच रहा रिजल्ट, ये E is equal to 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की प्लेस में रख दीजिएगा 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, अपान में पहले से एक स्मॉल आर स्क्वायर है, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बहुत आराम से इसको समझ लीजिएगा, ये अभी केस फर्स्ट डिस्कस किया मैंने जब पॉइंट को स्फेरिकल सेल के आउटसाइड कहीं आपने कंसीडर किया है। अब दूसरा केस है, इफ दिस पॉइंट लाइज एट द सरफेस, केस 2 की बात करता हूं, व्हेन पॉइंट लाइज एट द सरफेस, तो देखिए केस 2 क्या बनेगा, यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब केस 2 समझाने जा रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। केस 2, at the surface of spherical cell, अगर हम सेल पर ही चेक कर रहे हैं तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, कितना वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए इस जगह पर हम चेक करते हैं, यहां पर तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिए, ये पॉइंट जो P था वो यहां पहुंच गया और वो Q बन गया इस सरफेस पर, तो देखो आप स्मॉल r कितना रिड्यूस हो जाएगा, जो स्मॉल r है एक्चुअल में वो कैपिटल R के इक्वल ही तो हो जाएगा। इस पॉइंट को शिफ्ट करते करते यहां पर ले आइए, P को Q पर इंसिडेंस करिए आकर के, तो जो कैपिटल R है वही तो स्मॉल r बनेगा, तो स्मॉल r गोस टू कैपिटल R, यही पूरा प्रोसेस करना चाहिए मुझे। तो रिजल्ट भी इसी तरह से आएंगे। तो पहला रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट यहां लिखने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं दोबारा से करने की। तो E is equal to 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, देखिए स्मॉल r स्क्वायर आया था वो बन गया कैपिटल R, तो इसको रख देंगे कैपिटल R स्क्वायर। एक रिजल्ट आ गया एट द सरफेस के लिए। दूसरा रिजल्ट यहां से उठाएंगे, यहां भी वही काम करेंगे, और सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर ऊपर तो है ही, नीचे वाला स्मॉल r जो है उसको कैपिटल R में कन्वर्ट कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना समझ में आया आपको? एक बार फिर इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिजल्ट ये था, एक रिजल्ट ये था, ये दोनों ही रिजल्ट यहां पर हैं जो पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल। दोबारा हम लोग एट द सरफेस ऑफ सेल निकालना चाहते हैं, तो ये पॉइंट इस जगह ना होकर के इस जगह कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि Q बोला हुआ है। तो वही बात हो गई, इस P को यहां लेट करेंगे अगर, तो जो स्मॉल r लेट किया आपने वो इस जगह आ जाएगी वैल्यू स्मॉल r की, वो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। तो सीधे डायरेक्ट रिजल्ट जो निकाले थे आपने केस फर्स्ट के, वो दोनों ही स्मॉल r जहां जहां है वहां कैपिटल R से रिप्लेस कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरा केस और ध्यान से सुन लीजिएगा, केस थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस थर्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, कहां पर निकालेंगे हम लोग, अंदर के पॉइंट पर। इनसाइड पॉइंट P डैश उसको लेट किया है। तो आइए जब इनसाइड पॉइंट पे आ रहे हैं, तो मैंने पहले आपसे कहा जहां भी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, जहां भी, वहां ध्यान रखिए गॉसियन सरफेस होना कंपलसरी है। यहां कोई गॉसियन सरफेस नहीं, कोई सरफेस ही नहीं है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, ये मेरे पास फ्रीडम है। तो हमने क्या किया, एक सरफेस अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया है यहां पर, ये जिसकी रेडियस आप जो चाहे वो लेट कर लें, स्मॉल r लेट कर लें, स्मॉल r डैश लेट कर लें, मैंने r डैश लेट किया स्मॉल r। देखो उसी के जैसा यहां आ गया, बस ये छोटा सा रेडियस हो गई, छोटा सा स्फेरिकल सेल आ गया जो कि मेन सेल के अंदर है, बस यही तो फर्क है। तो इस जगह हम कहेंगे r डैश, इस पॉइंट के लिए जो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो r डैश है वो लेस देन कैपिटल R है, और पहले केस में क्या था, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बाद बाकी प्रोसीजर वही है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहां सब करते चले आएंगे, बस r को रिप्लेस करेंगे किससे, आप r डैश स्क्वायर से, यही तो अंतर आएगा, ये r डैश स्क्वायर हो जाएगा 5 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिपेंड करता है, इस जगह पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग, यही मेन पॉइंट आ गया इस जगह पर। ये जो गॉस थ्योरम कहती है, क्या कहती है,
1 by epsilon नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस। तो आप जरा बताइए, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है अंदर वाला, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? ये जो चार्ज है वो तो इस सरफेस के बाहर है ना, तो इस सरफेस ने तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, इस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं किया है। यहां पर फार्मूला होता है 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में जीरो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो जब गॉस थ्योरम यहां यूज करेंगे तो 0 by epsilon naught का यूज करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के फाई कितना हो गया है? 0। किस जगह पर? अंदर के किसी भी पॉइंट पर। कहीं भी अंदर लेंगे तो चार्ज बाहर छूट जाएगा, इसलिए उसका इनक्लोजर 0 आएगा। अब आप इसको यूज कर दें आपस में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या भैया मिला? इसको यहां पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट यहां से ई निकल करके क्या आया? 0। तो हमारे पास ये रिजल्ट बना कि कोई भी अगर स्फेरिकल सेल है कंडक्टिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंडक्टिंग की भी चर्चा हो रही, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं हो रही है। कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर से है, मेटल जैसे होती है, कॉपर है, सिल्वर है, इनके लिए। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। उसके बाहर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और आउटसाइड पॉइंट पर होता है। इनमें कैसा वेरिएशन है? अब इस जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ग्राफिकली समझाना चाहता हूं। ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। अब ग्राफिकल कैसे समझते हैं देखें जरा। यही हमारा स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन चेक करा रहे हैं आपको। ये डिस्टेंस के लिए यूज कर दीजिए आप, ये वाला एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। ये सेंटर है। अभी मैंने जो लास्ट थर्ड केस डिस्कस किया उसमें बताया कि जो चार्ज स्फेरिकल सेल होगी, ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल में ध्यान रखिएगा अंदर कोई फील्ड होता ही नहीं, 0 फील्ड है। तो जब यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब जितना इनसाइड पॉइंट है सब जगह फील्ड 0 है, तो फील्ड का एक्सिस कैसा रहेगा? बिल्कुल 0 पर चलेगा। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे तो फील्ड मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। क्यों मैक्सिमाइज्ड होगा? जरा रिजल्ट में ध्यान देना। E का जो फार्मूला आया था वो 1/r² के प्रोपोर्शनल आया था। अभी आउटसाइड पॉइंट पे देखिए, ये देखिए सरफेस के लिए है और आउटसाइड पॉइंट के लिए इसी तरह का यहाँ स्मॉल r था। E = 1/4πε0 q by स्मॉल r²। तो यहां से E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, इस r पर डिपेंड करेगा। तो जब आउटसाइड पॉइंट है तो r ग्रेटर है कैपिटल R से, एट द सरफेस है, तो ध्यान रखिएगा इस जगह पर मैक्सिमम और फिर धीरे धीरे ये वैल्यू बाहर जाते जाते डिक्रीज होती चली जाती है। यह E प्रोपोर्शनल 1/r² लिखते हैं। फिर बात समझ लीजिएगा, मैंने 3 बातें कही। r' लेस देन कैपिटल R था और जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है। लेकिन चूंकि इनसाइड पर फील्ड 0 ही है तो यहां तक कोई डिस्कशन का मतलब नहीं बना है, सिर्फ इन दो सिस्टम के लिए बताना पड़ेगा। एट द सरफेस यानी कैपिटल R यूज होना है फार्मूला, तो कैपिटल R की वैल्यू हमेशा इस वाले स्मॉल r से लेस है, तो जब वो डिवाइड में रहेगा तो हमेशा मैक्सिमाइज्ड वैल्यू देगा, यानी ये वैल्यू फील्ड की मैक्सिमम होगी। E मैक्सिमम होगा स्फेरिकल के लिए उसके सरफेस पर, और सरफेस से बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अंदर जाने पे जस्ट एकदम तुरंत 0 होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मैक्सिमम होता है चार्ज स्फेरिकल सेल या चार्ज कंडक्ट, जो भी चार्ज स्फेरिकल सेल हो या हॉलो हो, मतलब हॉलो हो या सॉलिड सेल हो, सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग अगर है तो उसके सरफेस पर मैक्सिमम फील्ड होता है, अंदर 0 फील्ड होता है और बाहर जाने पर एक्सपोनेंशियली ऐसे 1/r² के प्रोपोर्शनली डिक्रीज होता चला जाता है। एक और पॉइंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको जरा समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है इसको जरूर जान लीजिएगा। शील्ड मतलब ढाल, आगे जब कभी युद्ध होता है ना तो लोग लगा लेते हैं बचाव के लिए, तो शील्डिंग की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टर्म अगर आपसे डिस्कस पूछा जाए, कहा जाए कभी, तो ध्यान रखिएगा कंडक्टर्स के लिए, ध्यान रखिए मेटल्स की बात हो रही, कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स का चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। आप अंदर अगर सरफेस पे दे भी तो वो अपने आप ही कंडक्ट होकर के आउटर सरफेस पे आता है।
इसका कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम कैपेसिटर चैप्टर डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, तब उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं वैसे, कि स्किन यानी बाहरी सरफेस पर चार्ज स्टोर हो जाता है। वो यहां से एक तरीके से प्रूव भी हुआ है कि चार्ज बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर जब आप आएंगे तो फील्ड जीरो हो रहा है। तो अगर सपोज करिए कभी आप किसी कार से जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कार में बैठे हैं आप, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कार है, और आप इससे जर्नी करते हुए कहीं जा रहे हैं, अचानक थंडरबोल्ट की इवेंट हो जाती है। थंडरबोल्ट मतलब तो समझ ही रहे ना, अचानक कोई थंडरबोल्ट यानी कि बिजली गिरती है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे बादल से आ रही क्लाउड है, ऐसे क्लाउड इंपैक्ट करेंगे आपस में और ऐसे ऐसे बिजली गिरी। उस समय क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, कार का डोर क्लोज करके उसके अंदर ही बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए भाई? क्योंकि जब बिजली गिरती, ध्यान रखिएगा, तो ये मेटालिक सरफेस है, और मेटालिक सरफेस हॉलो सरफेस है, एक तरीके से अंदर खाली जगह है। तो जो चार्ज होंगे वो ध्यान रखिएगा जस्ट इसके सरफेस पर आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है, सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सरफेस पर ही काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये डिसअपीयर हो जाएंगे एयर के कांटेक्ट की वजह से फिर से, और आप सेफ हो जाएंगे। कार से बाहर अगर उतर आए तो आप पर उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के संबंध में अगर कुछ पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड hollow conductor, hollow metallic cavity is zero. So during thunderbolt we always rest inside the car. ये आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था। अभी इस टॉपिक को हम यहीं रोक रहे हैं। इसके बाद अभी एप्लीकेशन 2-3 और पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम के, वो अगले वीडियो में आएंगे। नमस्कार।